इंसान की बुनियादी ख्वाहिश कलाम करने की है, और कलाम किसी भी ज़बान में कीजिए, हफ्त ज़बान हो जाइए तो कोई हरज नहीं। इस कलाम के साथ एक दूसरी ख्वाहिश, एक तमन्ना उतनी ही शदीद जुड़ी हुई है कि मेरी जड़ें क्या हैं, सही, मेरी हदें क्या हैं, मेरा फ़िक्री और मेरा तहज़ीबी विरसा क्या है। जब ये मालूम होता है कि मेरा फ़िक्री और तहज़ीबी वर्सा जिस ज़बान में सबसे ज़्यादा मौजूद है उसको उर्दू कहते हैं। तो अगर उसको उर्दू कहते हैं तो मेरा जी चाहेगा कि मैं उसमें कलाम करूं। मैं ज़र्रा बराबर भी किसी सूरत से भी ये ज़ाहिर नहीं करना चाहती कि मैं कोई कम इल्म आदमी हूँ। बुनियादी तौर पर मैं बेइल्म आदमी हूँ, मगर अपने आप को छुपाने के लिए कम इल्म कहती हूँ। मैं 7 ज़बानें बोल सकती हूँ और बिल्कुल ऐसे ही बोल सकती हूँ जैसे उर्दू बोलती हूँ, लेकिन उन बाकी 6 ज़बानों में मेरा वर्सा नहीं है। मेरी तहज़ीब का लहू उसके लहजे में नहीं है, इसलिए मैं वो ज़बान बोलूँगी जो मेरी और मेरे ख़ित्ते की ज़बान है। सिब्ते हसन साहब ने अपनी एक किताब में लिखा था कि जो इंसान अपनी ज़बान से सच्ची मोहब्बत करता है वो किसी और ज़बान से नफ़रत नहीं कर सकता। हमारे यहाँ ये भी बहुत एक मर्ज़ लाहक है कि अगर कोई उर्दू ज़बान सीखने की कोशिश करे, मैं जो नई जनरेशन है उसके हवाले से ये बात कह रही हूँ कि उनको उर्दू उन तक जितनी भर पहुँची है वो बेचारे जब उसमें कुछ कोशिश करते हैं तो बहुत डांट खाते हैं कि भाई आपको तो उर्दू ही नहीं आती, इससे बात शुरू होती है तो आपसे, आपका तो शीन काफ़ी दुरुस्त नहीं है, आपसे क्या बात की जाएगी। तो क्या सोच पर भी कुछ असर है? मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले अपने शागिर्दों को भी एक लतीफ़ा कह लीजिए या वाक़या अक्सर सुनाती हूँ ज़बान के हवाले से, और आप सबकी खिदमत में भी पेश करने की जसारत करूँगी। अगले वक्तों की बात है जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को तकरीब गुज़र जाने के भी घंटों बाद देखा करते थे। अब तो कॉन्वोकेशन होती है और उसमें कुछ इसका मसला नहीं रहा। वो जब उनको थोड़ा सा सुकून और यकसुई मैसर हुई तो दूल्हा मियाँ ने बहुत चाहा कि वो दुल्हन से कुछ बात करें, कुछ वो मुंह से बोलें, सर से खेलें। वो शर्माई, घूंघट में मुंह छुपाए बैठी रहीं। ये गरीब आजिज़ आके, सर्दियों के दिन थे, आके आतिशदान के सामने बैठ गए। थोड़ी देर में एक चिंगारी उड़ी और उनके दिशाले पर गिर पड़ी। दुल्हन ने बेकरार होके कहा, है दोशाला जलता है। उसने कहा, दोशाले के कुर्बान, तेरी बोली के कुर्बान दोशाले बहतेरे हैं। मैं उर्दू के लिए भी यही कहती हूँ, कोई लहजा हो, कोई तलफ़ुज़ हो, उसमें ज़बान में बात तो करना शुरू कीजिए। लहजा तो नर्म इसलिए नहीं होता कि हम इस वक्त जिस तहज़ीब में ज़िंदा हैं, जितना दुरुस्त और जितना नारवा लहजा हो उतने ही हम ताकतवर होते हैं। और ज़बान जिस कदर गैर पाकीज़ा हो, समझ में आता है कि हमें कलाम करना उसी वक्त आता है जब हम सबसे पहले दूसरों की, माँओं बहनों की इज़्ज़तों का सवाल शुरू करते हैं। जहाँ गाली इतनी आम कर दी गई हो, एक खुशी मुझे और भी है कि अब उर्दू में गालियाँ कम देते हैं, अब अंग्रेज़ी में ज़्यादा दी जाती है। अच्छा आरिफा, आप तारीख़ दान हैं, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में ख़ास आपने काम किया। मामूली तालिब इल्म। हाँ, चलिए, आपकी ये इनकिसारी है। मुझे अक्सर ये ख़्याल आता है और हम में से बहुत से लोगों को आता होगा और आज के बच्चों में भी ये सवाल पाया जाता है कि कितनी रेलेवेंट है हिस्ट्री इंसान की तरक्की के लिए, क्योंकि ख़ुद तारीख़ अक्सर कहती है कि भाई मैं तो झूठ कह रही हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो वो कह रही हूँ जो मुझसे कहलवाया जा रहा है। तो एक विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है उस वक्त के इंसान की जिसके हाथ में वो कलम था। तो तारीख़ की रेलेवेंस
क्या वाकई हम अपनी तारीख से कुछ सीख सकते हैं? हमें क्या तारीख से जुड़े रहना चाहिए? पलट कर देखना ज़रूरी है या नहीं? अगर एक जुमले में जवाब दूं तो बहुत अच्छा है, 25 मिनट का सेशन है। तो तारीख के सिवा किसी दूसरी चीज़ से जुड़ा नहीं रहना चाहिए। हमने किया क्या है कि तारीख से जुड़ने की बजाय सियासत से जुड़ गए, और वो हर रोज़ बदल जाती, वो हर रोज़ बदल जाती। और फिर सियासत में एक और लुत्फ़ है, तारीख़ अपनी मर्ज़ी से लिखवाई जाती है। जी। मेरे महबूब जनरल ज़ियाउल हक़ के वक्त में मुताले पाकिस्तान लिखा गया, वो पाकिस्तान की तारीख़ है। अनीस भी गवाह होंगी, हर 3 साल 5 साल बाद पाकिस्तान की तहरीक के कारकुन बदल जाते थे। शुक्र है कि कायदे आज़म को नहीं बदला। जब वो इस तरह बदलते रहे और एक दफ़ा पता चला कि एक साहब तहरीक कारकुन, सरगर्म कारकुन थे तहरीक पाकिस्तान के, और कायदे आज़म के इंतहाई मोतमिद साथी थे। ये 1982 की बात है। कायदे आज़म का इंतकाल 1948 में हो चुका। अगर मैं सारी उम्र का अंदाज़ा भी सही लगा लूँ तो वो कायदे आज़म के साथ गिल्ली डंडा भी नहीं खेल सकते थे। ये हम तारीख़ के साथ सुलूक करते हैं और हम समझते हैं कि तारीख़ बदलने से हम बदल गए। होता यह है कि तारीख़ भी मस्ख़ होती है और हम झूठे होते हैं और मस्ख़ होते हैं। तारीख़ में बड़ी हिम्मत है कि हमें आईना दिखा सके, मगर क्या हम में हिम्मत है कि हम आईना देख सकें? आपका फ़लसफ़े पे भी बहुत यकीन है बहैसियत मज़मून। तरक्की का फ़लसफ़ा क्या है आरिफ़ आपा? इंसान की तरक्की आखिर क्या बला है? अच्छी बात कही, तरक्की है ही बला। जब तक आप उस बला को ये आमादा न कर लें कि वो आपके पीछे पड़ जाए, तब तक तरक्की नहीं होगी। हमने तरक्की किसको समझा है? मैं जिस शहर में रहती हूँ, लाहौर उसका नाम है, और जब मैं उस शहर में पल बढ़ रही थी तो लोगों का एक तसव्वुर था ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, इनके घर में किताबें बहुत हैं। कहते थे ये जो हमारे बराबर रहते हैं कमाल के लोग हैं, इनके घर से बच्चा भी निकलता है तो सलाम करता है। फिर कहते थे कि कैसे अच्छे लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं, इनके घर से कभी ऊंची आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब मैं जिस शहर में रहती हूँ उसी में पता लगता है कि हमारे पड़ोसी किस कदर उम्दा लोग हैं। रात को 2:30-3 बजे तक हल्ला गुल्ला होता रहता है। ये बहुत पसंदीदा लफ्ज़ है हमारा। और किस कदर शरीफ लोग हैं, उनके मकान के सामने कम से कम 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। क्या बात है! कभी शराफत, आपके हुस्न सुलूक और जिसे आपने फ़लसफ़ा कहा, उन बुनियादी कदरों पर यकीन का नाम था। अब शराफत गाड़ी के नए मॉडल का नाम है। और ये इंतखाब हमने ख़ुद किया है। इसमें कोई सहूनी, कोई हिंदू, कोई यहूदी साजिश शामिल नहीं है, क्योंकि आम तौर पे हम जो कुछ करते हैं उसमें यही साजिशें शामिल होती हैं। आप सोचिए कि हम खुद को कहाँ ले आए। हम अनमोल लोग टकों टकों के दाम बिकने लगे। हम अनमोल लोग। आपसे जब मैंने ये पहले पूछा कि आप कोई ख़ास बात करना चाहेंगी जब हम ये गप लगाएंगे आज के सेशन में, तो आरिफ़ा आपा ने कहा कि हाँ, मैं तालीम और तरबियत के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मेरे दिल के बेहद क़रीब है। तालीम को सुनकर तो सवाए डिग्री के, और वो जाली डिग्री के, और तो कुछ भी जहन में नहीं आता। बहुत अच्छा किया, मुझे रुस्वा करने को यही सवाल काफ़ी है।
तालीम, मैं बहुत संजीदगी से बात कह रही हूँ जितनी मेरी समझ में आता है, तालीम मेरे ख्याल में रास्ता है। हम तालीम को मंजिल समझते हैं, इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है। और उस रास्ते को जो चीज़ रोशन करती है, आपको ठोकर लगने से बचा लेती है, आपको बने बनाए मेयार से इधर उधर होने से महफूज कर लेती है, वो चीज़ तरबियत है। अब जब तक मैं पढ़ती थी स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, तालीम व तरबियत। अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि अब बहुत से मामलों में ख़ुद मुख्तार हुए हैं, जैसे आबादी के मामले में ख़ुद मुख्तार हो गए, फिर अब ताज़ा तरीन हम इंसाफ के मामले में ख़ुद मुख्तार हुए हैं। अब हमें कोई इंसाफ की ज़रूरत नहीं रही, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मीर के शेर को हमने दिल पे लिख लिया। इसी सूरत से तरबियत। और एक बात और, आज एक और भी रवैया है, वालिदैन कहते हैं कि तरबियत भी हम करें और 20,000 फीस वो लें महीने भर की, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो इनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ये प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस प्रोजेक्ट में तरबियत शामिल नहीं, क्योंकि तरबियत का प्रोजेक्ट नहीं होता, तरबियत का प्रोजेक्ट नहीं होता। तरबियत एक ऐसा खामोश अमल होती है जो आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। एक दफ़ा आपका खून आपकी रगों में दौड़ने लगे तो फिर आपको कोई मुर्दा नहीं कर सकता। हमने सोचा ये तो तरबियत तो कमज़ोर लोगों का काम होता है, ला हौल वला क़ुव्वत। हम कोई कमज़ोर है जो हमारी तरबियत होगी? हम तो अज़ल दिन से पढ़ पुख्ता, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, हमें तो सब कुछ मालूम है, हम क्या करेंगे जानकर। मगर तरबियत ये थी जो ये सिखाती थी कि मोहब्बत का भी सलीक़ा होता है, मगर उससे बेहतर सलीक़ा नफ़रत करने का होता है। हम मोहब्बत अब इसलिए नहीं कर पाते कि हमें नफ़रत करना नहीं आती। हम मोहब्बत करते हैं फ़ायदा हासिल करने के लिए और नफ़रत करते हैं दुश्मनी पालने के लिए। हमने लफ्ज़ों के मानी बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर दिए। मुझे इतना अफसोस है, और मैं समझती हूँ कि तरबियत के बग़ैर कोई माशरा चाहे कितना अमीर हो जाए, और हमारी अमारत में तो कोई शक ही नहीं रहा। यकीन मानिए, अगर IMF सचमुच एक दिन को पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर या कराची में सड़कों पे गाड़ियाँ चलती देख ले, तो जो कुछ देने का वादा किया है वो भी नहीं देंगे। दूसरी बात, तरबियत एक और काम सिखाती है। तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है बस उसी में ज़िंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा। वैसे तो गालिब हमारी समझ में नहीं आता। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर आरफा, आई लव गालिब, आई लव गालिब, बट व्हाट कैन आई डू, आई डोंट नो उर्दू। तो अगर उनके इस जुमले को मैं अंग्रेज़ी में यूँ कहूँ कि डॉक्टर आरफा, आई लव लाइफ बट आई डोंट नो तरबियत। ज़िंदगी से मोहब्बत करने के लिए तरबियत चाहिए, और तरबियत उस चीज़ का नाम है जब आप अपने आप से उठ के ज़िंदा रहना सीखते हैं। अगर आप शिरकत करना जानते हैं और शरीक करना जानते हैं। हमने क्या किया कि अब मैं और आप बैठे हैं ना यहाँ, मैं आपसे बहुत पहले से बैठी हूँ और बड़े बड़े फ़लसफ़े हमने आज झाड़ दिए हैं, कोई बचा नहीं है बात। मगर अब हम आपस में बात नहीं करते, मुकालमा ख़त्म हो गया हमारे दरमियान से। कितनी बातें तो मुकालमे ही में तय हो जाती थी। कोई ख़फ़ा होता था तो उससे जाके पूछते थे कि क्यों ख़फ़ा हो,
वो थोड़ी देर तो नहीं बताते थे और नाराज़ होते थे। अगर आप उनसे बहुत रसान ठंडे दिल से पूछते थे कि नहीं जी चाहता है, बताइए हमसे क्या गलती हुई, आप क्यों खफा हैं, और अगर आपको अपनी गलती पता चल जाती, दुरुस्ती उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं, वरना दुरुस्ती नहीं होती। दुरुस्ती का प्रोजेक्ट नहीं है। अब वो व्हाट्सएप पे माफ़ी तलाफ़ी एक इमोजी पे हो जाती है आने जाने की सहूलत हो गई। और मैं लॉर्ड मैकॉले की बहुत ममनून हूँ, एक ऐसा अच्छा लफ्ज़ हमें सिखा गए, किसी की इज्जत ले लीजिए सॉरी, किसी को बेजा बोहतान लगा दीजिए सॉरी, जान ले लीजिए सॉरी। मैंने एक साहब से कहा था कि कुछ नहीं तो आधी कह दिया करें। जी, आप ये कहिए कि मैं बहुत साफ बात करता हूँ या करती हूँ और किसी का दिल दुखा दीजिए। बहुत उम्दा। जितनी बातें आप कर रही हैं आज और हम सब सुन रहे हैं, एक बहुत कुशादगी का एहसास है, एक रोशनी सी नज़र आती है, कहीं कुछ खौफ नज़र नहीं आता, कोई हद नज़र नहीं आती, आप सोचने की इजाज़त दे रही हैं। ये रोशन ख्याली, ये भी क्या चीज़ है? रोशन ख्याल मज़हब, रोशन ख्याल अदब, रोशन ख्याल गुफ्तगू या सोच। मैं एक दरमियाने दर्जे के तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे बहुत खुशी है, नाज़ा हूँ कि मैं दरमियाने दर्जे से ताल्लुक़ रखती हूँ। उसकी वजाहत कर दूँगी। उससे बड़ी बात यह है कि मैं किसी सूरत इस बात का शुक्राना अदा नहीं कर सकती कि जो वालिदैन मुझे मिले, उन ये खुश ख्याली, रोशन ख्याली, हम रोशन ख्याली के पीछे लठ तो क्या टैंक लेके पड़ गए कि पता नहीं रोशन ख्याल होगा तो शायद मुल्क भग से उड़ जाएगा। उनका ख्याल है ये सिर्फ मगरिब की चीज़ है, हम मशरक़ी मैंने लोग थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि हम तो गुनाहगार हैं ही नहीं। किश्वर ज़रूर कहती हैं हम गुनाहगार औरतें, मगर वो ताने में कहती हैं हम तो गुनाहगार हैं ही नहीं। गुनाहगार तो जो हैं, सबसे बड़ी बात यह है, आसान तरीन तरीक़ा है बुज़दिल आदमी का अपने आप को बचा लेने का कि अपनी गलतियों को जमा करके दूसरों के दामन में डाला है। हौसला इस बात का है कि गलती हो गई थी, पता चल गया कि गलती हुई थी, तो गलती दुरुस्त कर लीजिए। जिसके साथ ज़्यादती हुई थी उससे जाके बहुत नेक नियती से माफ़ी मांग लीजिए। मैंने अभी तक ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं जिनसे आपने नेक नियति से माफ़ी मांगी हो और उन्होंने आपको गले न लगा लिया हो। नहीं हुआ ऐसा, अभी हम इतने बुरे नहीं हुए। रोशन ख्याली की बात, अब बेचारे परवेज़ मुशर्रफ मैं बेचारा, उन गरीब ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन के। ओहो, उन्होंने कहा कि अब ये तो अच्छा। एक मज़े की बात यह है, ये बात मैं कहते नहीं थकती, बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, जो ज़बान हम बोलते हैं, जो रवैये हम इख्तियार करते हैं, जो हमारा बर्ताव होता है, वो उसकी बदौलत आता है जो हमें चूरी खिलाता है। वो सिर्फ चूरी नहीं खिलाता, वो अपना एक एजेंडा भी आपके लिए भेजता है कि ये सब कुछ करोगे तो सारी चूरी तुम्हारी असली घी में गूंदी हुई, और तुम एक दफ़ा गैरत हो और कहें कि हुजूर नहीं चाहिए आपकी, एक नस्ल भूखी मर जाएगी, वो वैसे भी मरी तो जाती, दूसरी तमाम नस्लें सर उठा के खड़ी हो जाएंगी। और एक बात और आपसे कह दूं, रोशन ख्याली की जो बात, जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फ़ायदा किसको कहते हैं, उसे नहीं मालूम। और रोशन ख्याली में क्या बुरी बात है अगर आप उसको तारीख ख्याली कहने लगे, और वो हमें रखना चाहते हैं तारीख,
क्योंकि रोशनी में चीज़ें समझने लगते हैं, हम अक्ल से समझ लेते हैं, एहसास से समझ लेते हैं, किसी दूसरे की कही हुई बात को समझने से समझ लेते हैं और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, सारा झगड़ा इस मुल्क में लिबास का है। हमारे यहाँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कराची से आज ज़िंदा चली गई तो सब ख्याल लिबास के हैं। हाँ, ये मैं, अगर दीन की भी यूनिफॉर्म हो जाएगी, अगर दीन की भी यूनिफॉर्म हो जाएगी, हरी पगड़ी वाले, लाल पगड़ी वाले, सफ़ेद टोपी वाले, काली टोपी वाले, ऊंची शलवार वाले, नीची शलवार वाले, क्या मुसीबत है। कोई अल्लाह का बंदा नहीं रहा, पहले अल्लाह मियाँ खड़े करके पूछेंगे यूनिफॉर्म कौन सी पहनते हो। और अब ये आलम है, आपके लिए मैं काफिर, मेरे लिए आप काफिर। हम रोशन ख्याल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस मुल्क में मुसलमान कोई रहा ही नहीं। ये कुफ्र की बात कहाँ से आई है? हर बात पे कुफ्र का फतवा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम आपस में एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं जो खुदा हमसे पूछेगा। हम एक दूसरे से वो सवाल नहीं पूछते जो हम पूछ सकते हैं। तुम्हारा मज़हब कौन सा है? नमाज किस तरीके से पढ़ते हो? क़याम में खड़े हो तो टांगों के दरमियान से दुम्बा गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता? कोई मुझसे ये भी पूछे, आरिफा तबीयत ठीक है? घर में कोई दवा लाने वाला नहीं है, मैं ला दूं? जो इंसानों के इंसानों से पूछने के सवाल हैं, वो अगर हम पूछें तो हम रोशन ख्याल हैं। और अगर हम एक दूसरे से वो सवाल पूछते रहें जो खुदा हमसे पूछेगा तो हम बहुत अच्छे लोग हैं। और एक बेचारा मेरा गालिब तो कह गया था कि उसे तो शर्म दामनगीर होती है, खुदा होते हमें शर्म दामनगीर भी नहीं होती खुदा होते। जो जिस जगह खड़ा है वो खुद को खुदा समझता है। और मैं रोशन ख्याली के हक़ में हूँ, इसीलिए मैंने पहले कहा है कि जिंदा न भी गई तो सच्ची तो वापस जाऊंगी। रोशन ख्याली जहन की फफूंदी उतारने का नाम है।